हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी सेशंस ऑन स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, एसएफएम की इस क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट इस टॉपिक से, यानी कि फॉरेक्स से। ये फॉरेक्स का 7th लेक्चर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट का जो हेडिंग दिया हुआ है, नोस्त्रो वोस्त्रो एंड लोरो अकाउंट्स। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स मैंने देखे, सबको ये टर्म्स से बड़ी नफरत है कि कैसे अजीब से वर्ड्स हैं, है ना। छोड़ दीजिए इन्हें, आप छोड़ दीजिए इन्हें। मैं कॉन्सेप्ट छोड़ने नहीं कह रहा हूँ, इन टर्म्स को साइड में छोड़ दीजिए। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूँ, ठीक है। बॉलीवुड मूवीज़ तो आप देखते हैं, हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है। तो बात कितनी आसानी से समझ में आ जाती है ना। क्योंकि बात यहाँ दिल की हो रही। बेटा, दिल इस शब्द को मैं हटा दूँ और मैं वहाँ पर अकाउंट ऐड कर दूँ, हमारा अकाउंट आपके पास है और आपका अकाउंट हमारे पास, तो बन गया नोस्त्रो एंड वोस्त्रो। तो दोस्तों, ये क्या है, हिंदी वर्ड्स नहीं है, ये इंग्लिश टर्म्स भी नहीं है, ये लैटिन टर्म्स। अब हमारे समझ के बाहर जब कोई लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा हो तो हमें ये तकलीफ तो होती है, बट इससे घबराने का नहीं, हमको उस भाषा को समझ लेना है। द टर्म नोस्त्रो इंडिकेट्स वेयर आवर अकाउंट इज विथ यू, हमारा अकाउंट आपके पास है, इसी को हम नोस्त्रो कहते हैं। तो क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के व्यू पॉइंट से देखें तो किसी इंडियन बैंक ने, ध्यान से सुनेंगे, किसी इंडियन बैंक ने जब किसी फॉरेन कंट्री में किसी फॉरेन बैंक के पास फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन करवा लिया हो, तो वो बन जाता है हमारी इंडियन बैंक का नोस्त्रो अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में HDFC बैंक, उसने क्या किया, यूएस के सिटी बैंक के पास डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन करवा लिया। यानी HDFC बैंक इन इंडिया हैज अ डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट इन यूएस विथ सिटी बैंक। यानी HDFC बैंक का अकाउंट यूएस में ऑपरेट हो रहे सिटी बैंक के पास है और वो अकाउंट जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट है। अब ऐसा अकाउंट क्यों? तो भाई सीधी बात है, HDFC बैंक अपने कस्टमर्स से करेंसी बाइंग सेलिंग कर रहा है ना, करेंसी का ट्रेडिंग कर रहा है। तो HDFC बैंक के पास जो डॉलर का बैलेंस पड़ा होगा, कैश बैलेंस नहीं, बैंक अकाउंट वाला कोई बैलेंस, वो अकाउंट नेसेसरीली एक फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट होना चाहिए। और वो HDFC बैंक का अकाउंट जब उस सिटी बैंक के पास मेंटेन किया हुआ है, तो HDFC बैंक के लिए वो नोस्त्रो अकाउंट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लें, सपोज किसी फॉरेन बैंक ने, ध्यान से समझेंगे, किसी फॉरेन बैंक ने इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट किसी इंडियन बैंक के पास ओपन करवाया हो। यानी कि एक फॉरेन ब्रांच ऑफ एनी फॉरेन बैंक, उसने इंडिया में किसी ऑपरेट हो रहे बैंक के पास इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन करवाया, तो हमारा इंडियन बैंक क्या बताएगा भाई कि आपका रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट हमारे पास है। तो वो बन गया वोस्त्रो अकाउंट हमारे इंडियन बैंक के लिए। वैसे मैं आपको इस एग्जाम्पल को और सिंप्लीफाई करा दूं तो फिर से मैं कहूंगा कि जब इंडिया का HDFC बैंक यूएस के सिटी बैंक के पास डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन करवाता है, तो HDFC बैंक के लिए वो अकाउंट नोस्त्रो अकाउंट है और वही अकाउंट सिटी बैंक के लिए वोस्त्रो अकाउंट बन जाएगा। क्योंकि सिटी बैंक के व्यू पॉइंट से देखा जाए, जिसके ऑपरेशंस यूएस में है, यूएस में यूएस डिनोमिनेटेड अकाउंट यानी यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन करवाया गया और इंडियन बैंक ने यूएस में अकाउंट ओपन करवाया, तो यूएस के व्यू पॉइंट से, यानी उस सिटी बैंक के व्यू पॉइंट से आप सोचेंगे तो उसके लिए तो HDFC बैंक इन इंडिया इज अ फॉरेन बैंक इन अ फॉरेन कंट्री, जिसने यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन करवाया है सिटी बैंक में, तो वो वोस्त्रो अकाउंट हो गया सिटी बैंक के लिए। तो अकाउंट वही है, उसे इंडियन बैंक हमारा नोस्त्रो अकाउंट कहेगा, तो उसी को फॉरेन बैंक वोस्त्रो अकाउंट कहेगा। तो दोस्तों, नोस्त्रो, वोस्त्रो एंड लोरो अकाउंट से जो 3 टर्म्स हैं, पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लें विथ रिस्पेक्ट टू नोस्त्रो एंड वोस्त्रो अकाउंट्स। फिर मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा कि ये लोरो अकाउंट्स क्या होते हैं। तो जो भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, पहले उसे लिख लिया जाए
और फिर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पूरा कर लेंगे. सो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, प्लीज राइट. नोस्ट्रो का मीनिंग लिख लो. आवर मनी दैट इज ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक. Nostro account refers to an account that a domestic bank holds in a foreign currency in a foreign bank, frequently used to facilitate foreign exchange transactions. For example, if a domestic bank like Bank of India has a US dollar account with Citibank, then such account is called as Nostro account. So please write up this much. इतना आप लिख लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा. लेट मी टेक यू अहेड, और मैं आगे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा दूं. दैट इज अबाउट वोस्ट्रो अकाउंट्स. द टर्म वोस्ट्रो मीन्स योर मनी दैट इज ऑन डिपॉजिट एट आवर बैंक. Vostro account refers to an account that a foreign bank holds in INR in a bank that is based in India. For example, if a foreign bank like Deutsche Bank has an INR account with Bank of Baroda, then such account is called as Vostro account. तो बेटा इस अकाउंट को वोस्ट्रो अकाउंट कौन बोलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा. इसी अकाउंट को ये जो ड्यूशे बैंक है वो बोलेगा नोस्ट्रो अकाउंट. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अकाउंट एक ही होगा. जिसने अकाउंट मेंटेन करवाया वो बोल रहा है उसे नोस्ट्रो अकाउंट, और जिसके पास अकाउंट मेंटेन किया गया है वो बैंक उसे बोल रहा है वोस्ट्रो अकाउंट. तो आप इसे भी लिख लीजिए एंड देन वी शैल प्रोसीड अहेड.
All right, friends, I am sure you have finished writing this whole thing. Let us move ahead and continue writing further. Let's say HDFC Bank in India wants to make and receive payments in US dollars in the US. It will tie up with, say, Citibank in the US. तो हमारे HDFC बैंक ने क्या किया है, सिटी बैंक जो यूएस में ऑपरेट कर रहा है उसके साथ टाई अप कर लिया. सिटी बैंक विल एक्ट एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव और करस्पॉन्डेंट बैंक. अब देखिए हमारे एचडीएफसी बैंक को नीड क्या है कि यूएस में जो भी ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, जो पेमेंट्स या रिसीट्स होने वाले हैं विच विल बी डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, उन पेमेंट्स और रिसीट्स को इफेक्ट देने के लिए वहां पर एक डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट होना चाहिए. और सिटी बैंक यहां पर हमारी एचडीएफसी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव या करस्पॉन्डेंट बैंक बनकर काम कर रहा है. एचडीएफसी बैंक विल हैव एन अकाउंट इन सिटी बैंक यूएस. Its USD receipts and payments will happen from this account. This account is HDFC's Nostro account and Citibank's Vostro account. ये अकाउंट, मैंने कहा अकाउंट वही है बेटा, तो इसे HDFC बैंक अपना नोस्ट्रो अकाउंट कहेगा और सिटी बैंक इसे वोस्ट्रो अकाउंट कहेगा. तो आप इस पूरे कंटेंट को भी लिख लीजिए एंड देन वी शैल प्रोसीड अहेड. ऑल राइट फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा. तो अब एक बार ये भी समझ ले कि आखिर इस तरह के नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स मेंटेन करने की आखिर ज़रूरत क्या है. तो अब तक आपने स्टार्टिंग से जो देखा हुआ है कि कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जिसे फॉरेन करेंसी बाय या सेल करना है, वो तो किसी भी ऑथोराइज डीलर के पास या किसी बैंक के पास जाकर वो करेंसी बाय या सेल कर सकते हैं.
अब ये कैश में करेंसी बाय सेल जनरली नहीं होता, ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। अब सपोज मैं एक इंपोर्टर हूं और मेरा बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में, मैं एचडीएफसी बैंक के पास जाकर जब यूएस डॉलर मुझे बाय करना है तो एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली मुझे यूएस डॉलर सेल करेगा, बट वो मुझे हाथ में यूएस डॉलर नहीं देगा। वो बोलेगा कि भाई आपको जिस पार्टी के पास यूएस डॉलर फंड ट्रांसफर करना हमको बताओ, हम ट्रांसफर कर देंगे, उसका रुपी इक्विवेलेंट वैल्यू आप हमें दे दो। इस तरह से मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल करवा देगा मेरा बैंक, जो एचडीएफसी बैंक। बट इस ट्रांजैक्शन को सेटल कराने के लिए एचडीएफसी बैंक के पास एक डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट होना जरूरी है, जो वो यूएस के किसी बैंक के पास मेंटेन करवा रहा है। हमारे स्टार्टिंग से जो इस एग्जांपल में हमने बोला हुआ है कि वो सिटी बैंक जो यूएस में ऑपरेट कर रहा है उसके पास ये अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। तो मान लीजिए कि हमारे एचडीएफसी बैंक ने सिटी बैंक के पास जो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, सपोज उसमें $3 लाख का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, और जब मैं एचडीएफसी बैंक से डॉलर बाय करता हूं तो उस अकाउंट से वो यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी एचडीएफसी बैंक जो डॉलर सेल करेगा उसी डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट से वो मुझे फंड ट्रांसफर करेगा। एज अ रिजल्ट एचडीएफसी बैंक के लिए ये कंपल्शन है कि वो अपना एक इस तरह का डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन करवाए, जिसको हम अब समझ चुके हैं कि इसे नोस्ट्रो अकाउंट कहेगा एचडीएफसी बैंक और वोस्ट्रो अकाउंट कहेगा सिटी बैंक। अब दोस्तों, हमारी इस कॉन्सेप्ट टाइटल में हमने तीसरा टर्म भी देखा था, लोरो अकाउंट्स। ये एग्जाम व्यू पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए कि लोरो अकाउंट्स क्या होते हैं। आप सोचिए कि मेरा अकाउंट तो एचडीएफसी बैंक में, तो मैं फट से इस तरह का कोई भी करेंसी बाइंग सेलिंग का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। एक बात सोचिए, सपोज एक छोटे से किसी टाउन में हमारे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, सपोज कोई छोटे छोटे किसान है जिसने कोई फॉरेन कंट्री से कोई इरिगेशन इक्विपमेंट परचेज कर लिया, अब उससे फॉरेन कंट्री में एक पेमेंट सेटल करना है, वो भी फॉरेन करेंसी में। उस बेचारे के पास तो इतना फैसिलिटी नहीं कि वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट सेटल कर सके, पैसे हैं उसके पास बट उसे ये सब चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं। वो अपने किसी बैंक के पास अप्रोच करता है। अब उस छोटे से टाउन में सपोज कोई रूरल बैंक है, अब रूरल बैंक खुद वहां पर फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर रहा। अब वो जो टाउन है वो सपोज मुंबई के आसपास है, और वो रूरल बैंक मुंबई में एचडीएफसी बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करता है और एचडीएफसी बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आपका तो नोस्ट्रो अकाउंट होगा, तो आप प्लीज अपने नोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू हमारे इस इंपोर्टर के लिए करेंसी सेटलमेंट का अरेंजमेंट करा दो, जो भी चार्जेस हैं हम आपको दे देंगे। दैट मीन्स अब वो एक कस्टमर के ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए वो रूरल बैंक कोई अपना नोस्ट्रो अकाउंट नहीं बनवाने वाला, करेक्ट ना, लॉजिकल बात है। तो वो क्या करेगा, एक आध छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए जब एचडीएफसी बैंक का अकाउंट वहां पर है तो एचडीएफसी बैंक के थ्रू वो अपने कस्टमर का जो भी करेंसी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर रहा है। तो यहां पर जब अकाउंट थर्ड पार्टी का हो और वो थर्ड पार्टी के बैंक में मेंटेन्ड हो, इन अदर वर्ड्स सोचिए कि डील कौन कर रहा है, वो छोटे से टाउन का एक रूरल बैंक, और डील किसके अकाउंट के थ्रू किया जा रहा है, एचडीएफसी बैंक के थ्रू, और वो अकाउंट कहां पर मेंटेन्ड है, सिटी बैंक। तो यहां तीन पार्टीज जहां इन्वॉल्व हो गई, तो हमारे उस रूरल बैंक के लिए एचडीएफसी का वो अकाउंट जो सिटी बैंक ने मेंटेन किया हुआ है उसे हम कहेंगे लोरो अकाउंट्स। मैं फिर से ये बात रिपीट कर दूं कि हमारे उस रूरल बैंक के लिए जो एचडीएफसी का नोस्ट्रो अकाउंट है सिटी बैंक के पास, वो हमारे उस रूरल बैंक के लिए लोरो अकाउंट बन जाएगा। तो चलिए एक छोटा सा नोट लिख लिया जाए लोरो अकाउंट्स पर, और फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस मैटर को और आगे डिटेल में समझते हैं। तो आपका ध्यान स्क्रीन पर रहे और आप इस लोरो अकाउंट के डेफिनेशन को लिख लीजिए।
ऑलराइट फ्रेंड्स, आपने डेफिनेटली इस डेफिनेशन को लिख लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब एग्जाम्पल से शुरुआत की जाए। तो मैं वही एग्जाम्पल रिपीट करना चाह रहा हूं जो हमने पिछले कुछ मिनटों से डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया में HDFC बैंक है एंड HDFC बैंक नीड्स अ डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट इन USA. It approaches Citibank USA and requests for opening such account. Citibank accepts the request of HDFC and now HDFC Bank has account with Citibank in US dollar, यानी उस अकाउंट में जो करेंसी का डिनोमिनेशन है वो US डॉलर है। अब क्या हो रहा है, दिस अकाउंट इज नोस्ट्रो अकाउंट फॉर HDFC बैंक, और आपको मालूम है यही अकाउंट सिटी बैंक के लिए बन जाएगा वोस्ट्रो अकाउंट। बट अब इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हम यहां पर एक ट्रांजैक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। HDFC बैंक बाइज $5 लाख। अब एक बात समझिए, HDFC बैंक क्या करेगा, वो तो एक इंटरमीडियरी है। ये हमने बहुत टाइम से इस बात को सीखा हुआ है कि जितने भी ऑथोराइज डीलर्स और बैंक्स हैं ये सब इंटरमीडियरीज हैं। ये करेंसी अरेंज करेंगे फॉरेक्स मार्केट से, बट अपने पास किसी अकाउंट में रखने के लिए HDFC बैंक ने अब ये अरेंजमेंट कर लिया है। इस तरह का नोस्ट्रो अकाउंट HDFC बैंक ने सिटी बैंक के पास ओपन करा दिया है। अब क्या होगा, HDFC बैंक जब ये $5 लाख परचेस कर रहा है फॉरेक्स मार्केट से, उसे डिपॉजिट कर देगा इसी अकाउंट में, और ये अकाउंट अब सिटी बैंक के पास मेंटेन रहेगा। दोस्तों, मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको आगे के ट्रांजैक्शंस भी बताऊंगा, बट पहले आप इन बातों को नोट कर लीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, वंस यू हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस होल थिंग, एक बार आपने ये सब कुछ लिख लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब उस ट्रांजैक्शन का रिफ्लेक्शन देखते हैं। HDFC बैंक्स नोस्ट्रो अकाउंट विथ सिटी बैंक USA। तो भाई, जैसे आप एक बैंक स्टेटमेंट हमेशा देखते हो, जब आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको एक स्टेटमेंट देता है और आपका जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है वो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से क्रेडिट कॉलम में रिफ्लेक्ट होता है। एग्जैक्टली वैसे ही HDFC बैंक का जो नोस्ट्रो अकाउंट है वो अकाउंट HDFC का है जिसे मेंटेन किया है सिटी बैंक ने। जब सिटी बैंक स्टेटमेंट देगा HDFC बैंक को तो वो इस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले HDFC बैंक ने क्या किया है, $5 लाख परचेस करके अपने इस अकाउंट में डिपॉजिट किए। ये अमाउंट इस नोस्ट्रो अकाउंट के क्रेडिट में आपको मिलेगा। सो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। एक काम करना, जरा इस अकाउंट को आप भी ड्रॉ कर लो और मैं इसमें आगे और भी ट्रांजैक्शंस लिखवाऊंगा, बट बिफोर
आई पुट एनीथिंग फर्दर, आप पहले इतना लिख लो बेटा। ऑलराइट फ्रेंड्स, इतनी बातें एक बार जब आपने समझ ली तो इसके आगे का मैटर अब समझना शुरू करो। तो अब तक आपने ये देखा कि भाई इंडिया में ऑपरेट कर रहे एचडीएफसी बैंक ने यूएस के सिटी बैंक के पास अपना डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन करवा लिया, जो अकाउंट एचडीएफसी बैंक के लिए नोस्त्रो अकाउंट है और वहीं पर सिटी बैंक यूएसए के लिए वही अकाउंट वोस्त्रो अकाउंट है। अब ठीक है, अब ये तो अकाउंट ओपन हो गया और आपको दिख रहा है यहां पर कि एचडीएफसी बैंक का $5 लाख का डिपॉजिट पड़ा हुआ है उस नोस्त्रो अकाउंट में। अब इसका क्या किया जाएगा और इसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा उसे समझते। अब इस ट्रांजैक्शन को, इस नोस्त्रो अकाउंट को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखें, एक अलग ट्रांजैक्शन की बात करें। अब सपोज एक इंपोर्टर है इंडिया में, सपोज एनजे लिमिटेड नाम की कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, वो इंपोर्टर है, उसने यूएस की किसी कंपनी से कुछ गुड्स इंपोर्ट किए और वो इनवॉइस वैल्यू है $1 लाख। एनजे लिमिटेड का अकाउंट एचडीएफसी बैंक के पास है, तो 2-3 महीने बाद जब भी पेमेंट का ड्यू डेट आता है तो एचडीएफसी बैंक के पास ये इंपोर्टर पहुंचता है और इंपोर्टर रिक्वेस्ट करता है एचडीएफसी बैंक को कि भाई जो भी इंडियन रुपी वैल्यू आपको लेना है ले लो आज के रेट से, और हमारा ये पेमेंट है वो प्लीज आप सेटल करा दो, हमारा ये पेमेंट रेमिट करा दो यूएस के इस सप्लायर को। तो मेरे इस इंस्ट्रक्शन पर, यानी एनजे लिमिटेड के इस इंस्ट्रक्शन पर एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, उस ट्रांजैक्शन को समझो। सपोज उस दिन डॉलर का प्राइस चल रहा था ₹74, ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, एनजे लिमिटेड से वो 74 लाख इंडियन रुपी वैल्यू ले लेगा। समझ रहे हो ना, 74 मल्टीप्लाइड बाय $1 लाख, तो इंडियन रुपी वैल्यू में 74 लाख ले लिया जाएगा। अब जो भी रेमिटेंस के चार्जेस होंगे वो भी ले लिए जाएंगे और अब $1 लाख एनजे लिमिटेड के बिहाफ में उसके क्रेडिटर को, जो यूएस में सप्लायर बनकर बैठा है, उसे वहां पर $1 लाख रेमिट करने हैं। अब क्या करेगा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने इंडियन रुपी वैल्यू कलेक्ट कर लिया, अब उसका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बचा है, उसे अमाउंट रेमिट करना है। बट एचडीएफसी बैंक का इस नोस्त्रो अकाउंट में ऑलरेडी $5 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ है। अब क्या करेगा एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई वो जो $5 लाख हमारा डिपॉजिट आपके पास पड़ा हुआ है उसमें से $1 लाख निकाल दो और वो आप इस पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जो यूएस का एक सप्लायर है। और सिटी बैंक तो एचडीएफसी बैंक के बिहाफ में ये सारे ट्रांजैक्शंस करने का कमिटमेंट दे चुका है, तो सिटी बैंक विल सिंपली परफॉर्म दिस। इसका मतलब ये हुआ कि $5 लाख का जो डॉलर डिपॉजिट पड़ा था एचडीएफसी बैंक का सिटी बैंक में, उसमें से $1 लाख यूटिलाइज हो गया, तो बैलेंस बचेगा $4 लाख। तो बेटा जैसे जैसे इस अकाउंट में रिसीट एंड पेमेंट आते जाएंगे, वो एचडीएफसी बैंक और सिटी बैंक एक दूसरे के अकाउंट में इस तरह से एंट्रीज नोट करते जाएंगे। तो बेटा बात समझ लो, यहां पर इस ट्रांजैक्शन का मैं कंप्लीट रिफ्लेक्शन आपको यहां पर दिखा दूं, आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए और आप इस बात को भी नोट कर लो जो मैंने अभी अभी आपको समझाई। सो एनजे लिमिटेड इन इंडिया is purchasing some asset or goods from CB Limited in USA, यानी एक इंपोर्ट किया गया जिसका इनवॉइस वैल्यू था $1 लाख, एंड नाउ एनजे लिमिटेड हैज अ नीड टू पे $1 लाख टू CB Limited in USA। तो एनजे लिमिटेड का अकाउंट है HDFC बैंक के पास। एनजे लिमिटेड बाइज डॉलर्स फ्रॉम HDFC in exchange of rupee and requires HDFC बैंक to remit the same to CB Limited। अब क्या हो रहा है, ये HDFC ने इंस्ट्रक्शन दिया सिटी बैंक को कि भाई आप हमारा वो जो अमाउंट है हमारे नोस्त्रो अकाउंट से ये अमाउंट आप सेटल करा दो
और वो अमाउंट जो $1 लाख का है वो आप लोकली यूएस में आप रिमिट कर दो, आप फंड ट्रांसफर कर दो सीबी लिमिटेड को, जो यूएस का एक सप्लायर है, आप उसके अकाउंट में $1 लाख ट्रांसफर कर दो। तो बेटा इस ट्रांजैक्शन का इंप्लीकेशन क्या होगा नोस्ट्रो अकाउंट बैलेंस पर, मैं आपको वो भी लिखवा दूंगा, बट पहले आप इस इंफॉर्मेशन को लिख लो जो स्क्रीन पर अपीयर हो रही है। All right, friends, once you have finished writing this whole thing, let us move ahead and now observe the impact of this transaction. HDFC Bank has Nostro account with Citibank in US dollar. NJ Limited buys $1 lakh from HDFC in exchange of rupee. HDFC sells $1 lakh to NJ Limited, that is making a remittance by TT. TT मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर, या सिंपली आप उसे फंड्स ट्रांसफर कह सकते हैं, बाय अ टेलीग्राफिक ट्रांसफर टू सीबी लिमिटेड इन यूएसए वाया इट्स नोस्ट्रो अकाउंट। तो ध्यान देंगे बेटा, इस तीसरे पॉइंट पर ध्यान देंगे। एचडीएफसी बैंक ने एनजे लिमिटेड को $1 लाख सेल किया और एनजे लिमिटेड के हाथ में ये $1 लाख नहीं दिया हुआ है ना। ये अमाउंट एनजे लिमिटेड के इंस्ट्रक्शन पर एचडीएफसी बैंक सीबी लिमिटेड यूएसए के अकाउंट में ट्रांसफर करा देगा, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। अब ये जो ट्रांसफर होगा इट विल बी वाया इट्स नोस्ट्रो अकाउंट। वाया इट्स नोस्ट्रो अकाउंट मतलब एचडीएफसी का जो नोस्ट्रो अकाउंट है उसमें से ये अमाउंट रेमिट होगा। सच रेमिटेंस reduces the balance in the nostro account। अब इसका रिफ्लेक्शन अकाउंट में कैसे होगा मैं वो भी एंट्री लिखवा दूंगा आपको, बट पहले आप इन पॉइंट्स को लिख लो बेटा।
ऑल राइट फ्रेंड्स, आपने ये 4 पॉइंट्स जो यहां स्क्रीन पर अपीयर हो रहे हैं वो लिख लिए होंगे। इसका इंपैक्ट उस अकाउंट में कैसे देना है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये आपने ऑलरेडी लिख रखा है। अब सिर्फ एक नई एंट्री यहां पर कर देंगे, रेमिटेंस बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर दैट इज सोल्ड यूएसटी स्पॉट। और बिकॉज ये इस $5 लाख में से ये अमाउंट रेमिट हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस विल रिड्यूस द बैलेंस ऑफ योर यूएस डॉलर अमाउंट इन दिस नोस्ट्रो अकाउंट। और ये अमाउंट जो अपीयर होगा ये आपके नोस्ट्रो अकाउंट के डेबिट में अपीयर होगा। तो आपके नोस्ट्रो अकाउंट का जो नेट बैलेंस आता है वो आता है $4 lakhs एट दिस स्टेज। यहां तक इस लाइन को क्विकली आप लिख लो एंड देन आई टेक यू अहेड। So I am sure you have finished writing this line, and now let me take you ahead and explain the other way transaction. आप सोचिए, अभी आपने एक ट्रांजैक्शन देखा जिसमें एनजे लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है उसने यूएस की एक कंपनी से इंपोर्ट किया था। अब सोचिए जरा, बात उल्टी करें कि इंडियन कंपनी ने कोई एक्सपोर्ट किया हो यूएस की किसी कंपनी को। वही एग्जांपल ले लीजिए, सपोज एनजे लिमिटेड ने यूएस में ऑपरेट कर रही सीबी लिमिटेड को गुड्स सेल किए और इनवॉइस रेस किया है यूएस डॉलर में। सपोज इनवॉइस वैल्यू $80,000 है। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि अब एनजे लिमिटेड को ड्यू डेट पर सीबी लिमिटेड से एक रेमिटेंस आएगा, इनवर्ड रेमिटेंस, ठीक है। और वो इनवर्ड रेमिटेंस जो आएगा तो एनजे लिमिटेड के पास $80,000 आएंगे। एनजे लिमिटेड का अकाउंट एचडीएफसी बैंक के पास है। एनजे लिमिटेड एचडीएफसी बैंक को $80,000 सेल करता है। तो एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है कि एनजे लिमिटेड से $80,000 बाय कर रहा है। अब बाय करने के बाद उसे किसी ना किसी अकाउंट में इस अमाउंट को रखना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक का डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट जो है, जो नोस्ट्रो अकाउंट सिटी बैंक के पास मेंटेन्ड है, सिटी बैंक यूएसए, उस अकाउंट में इस अमाउंट को एचडीएफसी बैंक ऐड करवा देगा और ऐसा करने से उस नोस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। मैंने जो आपको अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया आपके साथ, आप उसे लिख भी लें। एनजे लिमिटेड इन इंडिया इज नाउ मेकिंग एन एक्सपोर्ट टू सीबी लिमिटेड यूएसए एंड इट हैज अ नीड टू रिसीव द अमाउंट इन यूएस डॉलर। और वैसा ही जैसे मैंने बताया कि एचडीएफसी बैंक और सिटी बैंक का क्या कनेक्शन है आपस में, ये आप पुरानी कहानी से समझ चुके हो। एनजे लिमिटेड नीड्स टू सेल स्पॉट $80,000 रिसीवेबल फ्रॉम सीबी लिमिटेड। एनजे लिमिटेड सेल्स $80,000 टू एचडीएफसी बैंक in exchange of rupee. HDFC Bank collects $80,000 from CB Limited USA via its Nostro account with Citibank. Eventually, HDFC Bank buys $80,000 in exchange of rupees. तो बेटा आप इन सारी इंफॉर्मेशन को लिख लो और फिर इसका हमारे नोस्ट्रो अकाउंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये भी समझ लेंगे।
ऑल राइट फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस होल थिंग। चलिए हम वापस उस नोस्ट्रो अकाउंट की पोजीशन को देख लें। ये ऑलरेडी पोजीशन हमारे अर्लियर ट्रांजैक्शंस का रिफ्लेक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ था। अब क्या करना है आगे, ये जो नेट बैलेंस दिख रहा है इस अकाउंट में, दैट इज $4 लाख स्टैंडिंग एज क्रेडिट, उसमें और कुछ अमाउंट जाकर ऐड हो जाएगा क्योंकि HDFC बैंक ने USD बाय किया है और टेलीग्राफिक ट्रांसफर के थ्रू ये अमाउंट उसके नोस्ट्रो अकाउंट के क्रेडिट में जाकर ऐड हो जाएगा, दैट इज $80,000। इसकी पोजीशन हम समराइज करें यहां पर तो जरा डेबिट क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं। तो ये आता है 1 लाख इन द डेबिट एंड 5,80,000 इन द क्रेडिट। तो जो बैलेंस ऑफ डॉलर डिपॉजिट आएगा नोस्ट्रो अकाउंट में वो आएगा अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4,80,000। दैट मीन्स इन सभी ट्रांजैक्शंस के बाद HDFC बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में $4,80,000 का अभी भी एक डिपॉजिट पड़ा हुआ है। आप बेटा पहले इसे लिख लें और फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या इंपैक्ट पड़ता है इन एक्सचेंज पोजीशंस पर और हमारे नोस्ट्रो अकाउंट पर, उसे समझते हैं। तो वापस हमारे एग्जाम्पल में एनजे लिमिटेड एक इंडियन कंपनी, वो सीबी लिमिटेड जो यूएस में ऑपरेट कर रही है उससे कुछ गुड्स इंपोर्ट करती है। इस पेमेंट को सेटल करने के लिए एनजे लिमिटेड को 3 महीने का क्रेडिट मिला है। तो एनजे लिमिटेड हैज अ नीड टू पे डॉलर्स आफ्टर 3 मंथ्स। तो भाई सीधी बात है, एनजे लिमिटेड अपने डॉलर पेमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो तो अप्रोच करेगा अपने बैंकर के पास जो है HDFC बैंक। तो एनजे लिमिटेड एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर्स फ्रॉम HDFC बैंक एंड रिक्वायर्स HDFC टू रेमिट द सेम टू CB लिमिटेड आफ्टर 3 मंथ्स। तो एनजे लिमिटेड HDFC बैंक को आज कुछ भी पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि ये तो सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की गई है। ठीक है, इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन होगा 3 महीने बाद। जो भी एप्लीकेबल फॉरवर्ड रेट होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, उसके अकॉर्डिंगली एनजे लिमिटेड HDFC बैंक को 3 महीने बाद उस कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी पर रिक्वायर्ड इंडियन रुपी वैल्यू पे कर देगा और तब 3 महीने बाद HDFC बैंक क्या करेगा कि ये अमाउंट रेमिट कर देगा CB लिमिटेड USA को, और किसके थ्रू, तो अपने नोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू, और सिटी बैंक फाइनली ये पेमेंट CB लिमिटेड को दे देता है। ये सब कब होगा बेटा? 3 महीने बाद। तो क्या होगा, HDFC बैंक का जो सिटी बैंक के पास नोस्ट्रो अकाउंट है उस अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि उस अकाउंट में ना तो कोई इनवर्ड रेमिटेंस आया है ना वहां से कोई आउटवर्ड रेमिटेंस हुआ है। यहां पर जो भी चेंजेस होंगे वो 3 महीने बाद होंगे, अभी नहीं होंगे। तो आगे मैं आपको कुछ भी लिखवाऊं उससे पहले आप इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लो बेटा।
ऑल राइट फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस मच. चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे लिखते हैं. HDFC Bank has nostro account with Citibank which is denominated in US dollar. HDFC के पास एनजे लिमिटेड जब अप्रोच करता है, क्योंकि यहां पर एनजे लिमिटेड को डॉलर बाय करने HDFC बैंक से, बट ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन एनजे लिमिटेड एंड HDFC बैंक, ये आपने देख लिया है. सो एनजे लिमिटेड बाइज फॉरवर्ड डॉलर फ्रॉम HDFC. HDFC sells forward dollars to NJ Limited. In this case, with respect to the exchange position, HDFC has made a sale. ध्यान देंगे यहां पर कि एक्सचेंज पोजीशन की बात करें, क्योंकि HDFC को यह भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने ओवरऑल कितने डॉलर बाय सेल करने के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे. तो एक्सचेंज पोजीशन देखें HDFC की, तो उसने डॉलर सेल कर रखे. However, as there is no spot remittance, no changes occur in its nostro account. तो आप इतनी इंफॉर्मेशन लिख लो, मैं फिर आपको आगे ले चलता हूं. ऑल राइट फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा. चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल अपने सामने समझते हैं. HDFC बैंक इंडिया हैज अ नोस्ट्रो अकाउंट in US dollar with Citibank in USA. HDFC Bank buys spot $2 lakh for opening this account. Transactions during the period are sell spot, that is remittance by telegraphic transfer, buy spot via TT, sell forward, buy forward, sell forward contract cancelled and buy forward contract cancelled. तो फ्रेंड्स यहां पर हम देखते हैं कि कुछ स्पॉट ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और कुछ फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस भी दिए हुए हैं. यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ नोस्ट्रो अकाउंट में नहीं, हमें HDFC बैंक की एक्सचेंज पोजीशन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा यह भी देखना होगा. बट वो सारे ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट हम समझें उससे पहले आप जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट कर लेते.
ऑलराइट फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा. लेट मी टेक यू अहेड. और अब आगे इन ट्रांजैक्शंस का रिफ्लेक्शन कैसे किया जाएगा एचडीएफसी बैंक के एक्सचेंज पोजीशन एज वेल एज उसके नोस्ट्रो अकाउंट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है. पहले हम एक्सचेंज पोजीशन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स दैट इज यूएसडी में जो भी एक्सचेंज पोजीशन है, पहले हम उसकी बात करें. सबसे पहले एचडीएफसी बैंक ने $2 लाख बाय किए थे, तो मैं इसे ऑब्वियसली बाय कॉलम में इनपुट कर दे रहा हूं और एक्सचेंज पोजीशन इस तरह से इनिशिएट की गई. बेटा आप एक काम करो, पहले इस एक्सचेंज पोजीशन को आप भी लिख लो एंड देन आई टेक यू अहेड. ऑलराइट फ्रेंड्स, इस एक एंट्री को कर लेने के बाद हमें आगे क्या करना है जरा उसे भी देख लें. हम पैरेलली नोस्ट्रो अकाउंट को भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें. जब एचडीएफसी बैंक ने ये डॉलर वैल्यू बाय किया हुआ है, सो अपने अकाउंट में इसको एचडीएफसी बैंक ऑब्वियसली क्रेडिट में नोटिस करेगा. तो आप पैरेलली अब दो चीजें मेंटेन कर रहे हैं. एक एचडीएफसी के एक्सचेंज पोजीशन की बात कर रहे हैं जो यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है, और दूसरा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एचडीएफसी का नोस्ट्रो अकाउंट है उसका क्या पोजीशन है. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसे भी अलग से नोट कर लें. बेटा दोनों जगह पर आप स्पेस रखना, एक्सचेंज पोजीशन पर और नोस्ट्रो अकाउंट. पैरेलली इन दोनों को हम रिकॉर्ड करते जाएंगे और इसलिए दोनों आप पोजीशंस अपनी नोटबुक में भी ओपन करके रख लो. ऑलराइट फ्रेंड्स, ये भी आपने लिख लिया होगा. चलिए उस एग्जाम्पल पर मैं आपको वापस ले चलूं. यहां पर हमने सबसे पहले कौन से पॉइंट की एंट्री कर ली है वो मैं आपको समझा दूं. एचडीएफसी बैंक ने जो $2 लाख बाय किए तो उसकी एक्सचेंज पोजीशन में आपने बाय की तरह इसे रिकॉर्ड कर लिया और नोस्ट्रो अकाउंट में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि स्पॉट में बाय किया गया है. अब नेक्स्ट दो ट्रांजैक्शंस को देखें तो सेल स्पॉट एंड बाय स्पॉट. तो जब सेल स्पॉट एंड बाय स्पॉट किया हुआ है, ये दोनों ही स्पॉट ट्रांजैक्शन है, इसका इंपैक्ट एक्सचेंज पोजीशन पर तो आएगा ही, आपके नोस्ट्रो अकाउंट के बैलेंस को भी ये ऑल्टर करेंगे. ऑन द अदर साइड आप नेक्स्ट 4 ट्रांजैक्शंस देखते हैं तो सेल फॉरवर्ड, बाय फॉरवर्ड, सेल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड एंड बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड. ये या तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेने की बात कर रहे हैं या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कैंसलेशन की बात कर रहे हैं. तो आप जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे तो सेल फॉरवर्ड आपके एक्सचेंज पोजीशन को अफेक्ट करेगा क्योंकि आपने यहां पर सेल किया है, और जब ये सेल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो तो आप उसे बाय वाले कॉलम में दिखाना, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसल होता है तो सेल करने वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए आपको सामने बाय करना पड़ेगा. वैसे ही बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब आप एक्सचेंज पोजीशन में रिफ्लेक्ट करें तो उसे बाय कॉलम में लिखा जाएगा, और बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसिल हो रहा है तो कैंसलेशन के लिए उसे सेल कॉलम में लिखा जाएगा. हाउएवर इन चारों ट्रांजैक्शंस का जो इफेक्ट आएगा वो एचडीएफसी बैंक की एक्सचेंज पोजीशन पर तो डेफिनेटली आएगा, बट नोस्ट्रो अकाउंट में इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा. तो इसे कैसे प्रेजेंट करना है चलिए मैं आपको लिखवा दूं. तो ये आपने पहले से लिखा हुआ है एचडीएफसी बैंक्स एक्सचेंज पोजीशन इन यूएस डॉलर. तो हम यहां पर लिखते हैं आगे रेमिटेंस बाय टीटी सोल्ड यूएसडी स्पॉट. तो बिकॉज आपने यूएसडी सेल किया है तो सेल को सेल के कॉलम में लिखा जाएगा, फिर आपने यूएसडी बाय किए हैं स्पॉट तो बाय को बाय के कॉलम में लिखा जाएगा. ठीक है.
अब सेल फॉरवर्ड यूएसडी, अब यहां पर ध्यान देंगे जब बात एक्सचेंज पोजीशन की हो रही हो तो ट्रांजैक्शन स्पॉट हो या फॉरवर्ड हो, आपने बाय या सेल जो भी किया हमको बाय और सेल की तरह उसे रिकॉर्ड करते चले जाना है। तो हमने सेल फॉरवर्ड किया है तो सेल के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, बाय फॉरवर्ड किया है तो बाय के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। जब सेल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा हो तो उस कैंसलेशन के लिए आप जो एंट्री करेंगे वो बाय वाले कॉलम में होगा। सिमिलरली बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसिल हो रहा हो तो उसका रिफ्लेक्शन सेल कॉलम में आएगा। और बाद में हम क्या करें कि इस पूरी एक्सचेंज पोजीशन में हम ये देख लें कि हमने टोटल बाय कितना किया, वो स्पॉट हो या फॉरवर्ड हो, कुल मिलाकर हमने बाय कितना किया तो वो है $2,66,000। टोटल सेल कितना किया तो ये है $1,30,000। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज रिफ्लेक्टेड एज क्लोजिंग पोजीशन। ठीक है, तो आपकी जो एक्सचेंज पोजीशन जो एंड ऑफ द पीरियड रहेगी जिसे हम क्लोजिंग पोजीशन कह रहे हैं, इट इज ओवरबॉट। ओवरबॉट मतलब आपने बाय ज्यादा किया हुआ है और सेल कम किया हुआ है, तो आपकी एक्सचेंज पोजीशन ओवरबॉट है। बाय हाउ मच? $1,36,000। बेटा केयरफुली एक एक एंट्री को आप नोट कर ले एंड देन आई टेक यू अहेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपने लिख लिया हो तो हम अब इन ट्रांजैक्शंस का इम्प्लीकेशन या इनका इफेक्ट हम नोस्त्रो अकाउंट पर भी देख लें। तो आपने नोस्त्रो अकाउंट में ऑलरेडी ये स्टार्टिंग वाली एंट्री लिख रखी है। इसके बाद जब हमने यूएसटी सेल किए तो नोस्त्रो अकाउंट से इसे निकाल लिया जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना एचडीएफसी बैंक जब अपने पास से यूएसटी सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली उसी $2 लाख में से इसे सेल किया जाएगा जो उसके नोस्त्रो अकाउंट में ऑलरेडी पड़े हुए थे। और जब एचडीएफसी बैंक स्पॉट बाय कर रहा है तो वो अमाउंट उसके क्रेडिट में आकर और ऐड हो जाएगा। किसी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इंप्लीकेशन नोस्त्रो अकाउंट में अभी नहीं आएगा जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं हो जाते। तो अभी पोजीशन ये है कि एचडीएफसी बैंक ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले रखी है, कुछ कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रखे, बट कोई भी इनवर्ड या आउटवर्ड रेमिटेंस नहीं हुआ है। तो इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि अब तक हम टोटल डेबिट क्रेडिट पोजीशन की बात करें
तो टोटल डेबिट है इस नोस्ट्रो अकाउंट में $80,000 और टोटल क्रेडिट है $230,000। तो इसका जो बैलेंस डिपॉजिट इन नोस्ट्रो अकाउंट आता है, जो एक क्रेडिट बैलेंस है, दैट विल बी $1,50,000। तो आप इसे भी लिख लीजिए एंड देन वी शैल प्रोसीड अहेड। ऑल राइट फ्रेंड्स, वंस यू हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस होल थिंग, हम यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग टाइप के और ट्रांजैक्शन समझते हैं। तो मैंने वापस एनजे लिमिटेड जो एक इंडियन कंपनी है उसे कंसिडर किया है और यूएस में ऑपरेट कर रही सीबी लिमिटेड। इस बार एनजे लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया हुआ है विथ 3 मंथ्स क्रेडिट और अब एनजे लिमिटेड को डॉलर में रिसीट आने की है आफ्टर 3 मंथ्स। तो वैसे तो हमने इस तरह के ट्रांजैक्शंस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट ऑलरेडी देखा था, बट अब यहां पर जो नया ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं वो है बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन। तो एनजे लिमिटेड को यहां पर अमाउंट कलेक्ट करना है सीबी लिमिटेड से आफ्टर 3 मंथ्स और वो अमाउंट कलेक्ट होगा इन डॉलर्स। तो एनजे लिमिटेड ने क्या किया, सीबी लिमिटेड पर बिल ड्रॉ कर दिया एंड सीबी लिमिटेड एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय एनजे लिमिटेड। अब क्या हो रहा है, एनजे लिमिटेड गेट्स द बिल डिस्काउंटेड विथ एचडीएफसी। तो भाई एनजे लिमिटेड के पास एक डॉलर डिनोमिनेटेड बिल आ गया और एनजे लिमिटेड जाकर एचडीएफसी बैंक के पास से वो बिल डिस्काउंटिंग करवा लेता है। एचडीएफसी बैंक बाइज द बिल फ्रॉम एनजे लिमिटेड, यानी एचडीएफसी बैंक ने डॉलर्स बाय किए तो उसका एक्सचेंज पोजीशन तो डेफिनेटली अफेक्ट होगा, ये आपको मालूम है। अब होगा ये कि एचडीएफसी बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में ना तो कोई प्लस हुआ है ना कोई माइनस हुआ है, क्योंकि ये बिल जब फाइनली रेमिट होगा ओनली देन दिस विल बी इफेक्टेड इन नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ एचडीएफसी। सो हम यहां लिखेंगे हाउएवर दिस विल इंक्रीज द बैलेंस इन नोस्ट्रो अकाउंट ओनली व्हेन द बिल इज कलेक्टेड। जब ये बिल कलेक्ट हो जाएगा तभी इसके नोस्ट्रो अकाउंट पर इसका इफेक्ट होगा। दैट मीन्स अगेन यहां पर बिल डिस्काउंटिंग का इफेक्ट ये पड़ रहा है, जब एनजे लिमिटेड इस बिल का डिस्काउंटिंग एचडीएफसी बैंक के पास करा रहा है, सो एचडीएफसी बैंक के एक्सचेंज पोजीशन पर इसका डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ रहा है, बट इसके नोस्ट्रो अकाउंट में ये इंपैक्ट तभी पड़ेगा जब ये बिल कलेक्ट कर लिया जाए और एचडीएफसी बैंक ये बिल कलेक्ट कर पाएगा ओनली आफ्टर 3 मंथ्स। तो बेटा आप इतनी इंफॉर्मेशन को पहले लिख लो एंड देन आई टेक यू अहेड।
All right friends, once you have finished writing this whole thing, let us move ahead and observe some more transactions. अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है मिस श्रेया. शी हैज़ एनरोल्ड फॉर द एग्जाम कंडक्टेड बाय CFA इंस्टीट्यूट इन USA. तो ऑब्वियसली श्रेया को क्या करना होगा, CFA इंस्टीट्यूट को फीस देनी होगी US डॉलर में. शी हैज़ टू रेमिट फीस ऑफ US डॉलर 800 टू CFA इंस्टीट्यूट. अब हमारी इस स्टूडेंट का, श्रेया का अकाउंट भी HDFC बैंक के पास है. सो शी नीड्स HDFC बैंक टू इशू अ ड्राफ्ट फेवरिंग CFA इंस्टीट्यूट USA. तो श्रेया HDFC बैंक को रिक्वेस्ट करती है, जो भी इंडियन रुपी वैल्यू है वो वैल्यू श्रेया HDFC बैंक को दे देगी और HDFC बैंक के पास से एक ड्राफ्ट ले लिया जाएगा. सो HDFC बैंक कलेक्ट्स द अमाउंट इन इंडियन रुपी and issues the draft. Miss Shreya sends this draft to the CFA Institute USA. CFA Institute will present this draft and get US dollar through HDFC's Nostro account. तो यहां पर हुआ क्या, HDFC sells $800 to Miss Shreya. Its exchange position is definitely affected. But बेटा आप खुद दिमाग लगा लो कि HDFC के नोस्ट्रो अकाउंट से ये $800 कब निकाले जाएंगे, जब CFA इंस्टीट्यूट ये ड्राफ्ट प्रेजेंट कर दे. हाउएवर दिस विल रिड्यूस द बैलेंस इन नोस्ट्रो अकाउंट ओनली व्हेन द ड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड. तो आप इसे भी लिख लो बेटा, एंड देन आई टेक यू अहेड. So I am sure you have finished writing this whole thing. Let us go ahead and take up the next example. HDFC Bank India has a Nostro account in US dollar with Citibank USA. Opening balance in this account $1,32,000, जो एक क्रेडिट बैलेंस की तरह बताया गया, और इस बार आपको ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट. तो बेटा ध्यान देंगे, दो बैलेंसेस आपको दिए. ये तो नोस्ट्रो का बैलेंस हुआ, और ये जो बताया गया है दिस इज ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट. पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था एंड ऑफ द पीरियड जो क्लोजिंग पोजीशन आई थी वो ओवरबॉट पोजीशन थी. तो सीधी बात है, किसी भी पीरियड की जो क्लोजिंग पोजीशन होगी वो नेक्स्ट पीरियड में ऑब्वियसली ओपनिंग पोजीशन बन जाएगी. तो ये एक्सचेंज पोजीशन है, जबकि ये आपके नोस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस है. अब आपको ट्रांजैक्शंस दिए हुए ड्यूरिंग द पीरियड. सेल स्पॉट, रेमिटेंस बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर, बाय स्पॉट, फिर ड्राफ्ट इशूड, बिल्स परचेस्ड, ड्राफ्ट्स कैंसल्ड एंड क्लोजिंग बैलेंस रिक्वायर्ड इन नोस्ट्रो अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस. अब इस बार आपको यह बता दिया है कि नोस्ट्रो अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए. बेटा मैंने आपको बहुत क्लियरली ये समझा रखा है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आपके एक्सचेंज पोजीशन को अफेक्ट करेंगे और कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आपके नोस्ट्रो अकाउंट में आएंगे. मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो और 2 मिनट का टाइम ले लो
और आप अपने साइड से वर्किंग कर लो। मैं देखना चाहता हूं कि आपसे खुद से ये एग्जाम्पल सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता। तो आगे का वीडियो देखने से पहले आप एक बार खुद से इसे ट्राई जरूर करो। दैट इज माई इंस्ट्रक्शन टू यू। तो पहले आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लो एंड ट्राई सॉल्विंग दिस। आई विल वेट फॉर यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने आपको काफ़ी समय दिया है इस पूरे एग्जाम्पल को लिखकर इसे अप्लाई करने के लिए। अब आपको यहाँ क्या करना था, पैरेलली दो चीज़ें एग्जीक्यूट करनी थी, एक तो एक्सचेंज पोजीशन और एक नोस्ट्रो अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सचेंज पोजीशन की। तो आपने जो सॉल्यूशन लिखा होगा, आप यहाँ बताए हुए सॉल्यूशन से उसे कंपेयर कीजिए एंड ज़रूर चेक करना कि क्या आपने सब कुछ करेक्ट किया है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज पोजीशन की। तो HDFC बैंक्स एक्सचेंज पोजीशन विच इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर, यहां पर आपको बाय एंड सेल पोजीशन आइडेंटिफाई करनी और ओपनिंग पोजीशन जो हमें इन्फॉर्म की गई है एग्जाम्पल में, वो ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट है, यानी एक्सेस बाय कर रखा आपने। तो ये ओवरबॉट का जो इनिशियल बैलेंस रहेगा ये बाय कॉलम में ही आएगा। आपको मालूम होना चाहिए ये पिछले पीरियड का क्लोजिंग पोजीशन होगा जो ओवरबॉट रह चुका है, जो हमने कैरी फॉरवर्ड करके यहां पर ओपनिंग पोजीशन बता दिया ओवरबॉट। अब जब आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने शुरू किए तो आपको यहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो या स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारे ट्रांजैक्शंस यहां पर आप रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये एक्सचेंज पोजीशन है, ये नोस्ट्रो अकाउंट नहीं है।
तो आपको यहां पर क्या करना है, सारे ट्रांजैक्शन, अब वो बाय करने का ट्रांजैक्शन हो तो बाय वाले कॉलम में आएगा और सेल करने का ट्रांजैक्शन हो तो सेल वाले कॉलम में आएगा। बट आपको यहां ध्यान ये रखना है कि बैंक के व्यू पॉइंट से, यानी पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक के व्यू पॉइंट से आप बाय एंड सेल पोजीशन डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले रेमिटेंस बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर, तो यहां पर जब एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर के लिए ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर कर रहा है तो एक्चुअली वो अपने कस्टमर को यूएसडी सेल कर रहा है और वो सेल कॉलम में आएगा $80,000। एचडीएफसी बैंक जब भी डॉलर बाय कर रहा है तो वो बाय कॉलम में आएगा, दैट इज $30,000। कोई भी ड्राफ्ट इशू किया गया है, दैट मींस डॉलर सेल किए गए तो वो वापस सेल कॉलम में आएगा। बिल परचेस किया हुआ है तो बिल परचेस करने का मतलब है कि किसी कस्टमर ने अपना बिल डिस्काउंट करवाया होगा जो एचडीएफसी बैंक ने परचेस किया है। तो जब एचडीएफसी बैंक ने डॉलर यहां पर बाय किए हुए हैं तो बाय कॉलम में आएगा $20,000। ड्राफ्ट कैंसल्ड हुआ तो ड्राफ्ट इशूड का रिवर्स होगा, और जब आपके पास ये पोजीशन यहां पर रेडी हो गई है तो अब क्लोजिंग पोजीशन लाने के लिए, अब वो क्लोजिंग पोजीशन ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, क्या मैच हो रही है, ये सब डिपेंड करेगा हमारे एक और ट्रांजैक्शन पर जो स्पॉट में हमें करेंसी बाय या सेल करना है। क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एंड में $1 लाख का अकाउंट बैलेंस नोस्ट्रो अकाउंट में मेंटेन करना है। तो जब तक हम नोस्ट्रो अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं करते हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारी क्लोजिंग पोजीशन इस एक्सचेंज पोजीशन में क्या आने वाली। इसलिए पहले हम इतने ट्रांजैक्शंस लिख लें, फिर आगे चलकर नोस्ट्रो अकाउंट का पोजीशन देख लेंगे और उसके बेस पर इस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। तो आप पहले बेटा इतनी इंफॉर्मेशन लिख लो। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये सारी एंट्रीज आपने रिकॉर्ड कर ली होंगी एचडीएफसी बैंक की एक्सचेंज पोजीशन में। अब जब एक्सचेंज पोजीशन आपने यहां तक नोट कर लिया है तो हम अब देख लेते हैं कि नोस्ट्रो अकाउंट पर इन सभी ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट होगा। तो एचडीएफसी बैंक्स नोस्ट्रो अकाउंट विथ सिटी बैंक यूएसए, और आप यहां देखेंगे हमने ओपनिंग बैलेंस $1,32,000 क्रेडिट में नोट कर रखा है जो हमें एग्जाम्पल में इन्फॉर्म किया गया था। रेमिटेंस बाय टीटी सोल्ड यूएसटी स्पॉट, ऑफ कोर्स आपके क्रेडिट बैलेंस को ये कम कर देगा, एंड हम ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं डेबिट में। भूलना नहीं कि नोस्ट्रो अकाउंट में हम जो भी रिफ्लेक्शन दे रहे हैं वो स्पॉट रेमिटेंसेस ही होने चाहिए। परचेस्ड यूएसडी स्पॉट आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ा देता है, और इसके सिवाय
कोई भी दूसरा स्पॉट ट्रांजैक्शन नहीं है। तो हम डेबिट क्रेडिट का टोटल लगा लें तो डेबिट में अमाउंट है $80,000, क्रेडिट में अमाउंट है $1,62,000। हम नेट पोजीशन देखें अभी तो बैलेंस ऑफ डॉलर डिपॉजिट इन नोस्ट्रो ये आता है $82,000 और ये हमारे रिक्वायर्ड बैलेंस से मैच नहीं करता। तो रिक्वायर्ड बैलेंस $1 लाख है। इसे मेंटेन करने के लिए आपको कुछ और डॉलर बाय करने होंगे। सो परचेज्ड यूएसडी स्पॉट आपको 18,000 यूएसडी स्पॉट बाय करना होगा और ये स्पॉट बाय करने के बाद ही आपका क्लोजिंग बैलेंस $1 लाख का हो जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। तो नोस्ट्रो अकाउंट में तो ये सारे ट्रांजैक्शंस का रिफ्लेक्शन मैंने आपको समझाया। एक ही पॉइंट बचा हुआ है कि ये जो 18,000 हमने स्पॉट बाय किया है इसका इफेक्ट हमें एक्सचेंज पोजीशन पर भी बताना होगा। मैं वो बताऊं उससे पहले आप इन ट्रांजैक्शंस को नोट कर लो। आई एम श्योर यू हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस होल थिंग। अब एक ही काम बचा है बेटा, जो हमारी एक्सचेंज पोजीशन है वहां पर इस परचेस्ड यूएसडी स्पॉट का रिफ्लेक्शन देना है। तो हमें सिर्फ एक एंट्री और लिखनी बाकी है। जो परचेस्ड यूएसडी स्पॉट है ये ऑफ कोर्स बाय कॉलम में आएगा $18,000 और ये करते ही हमारे बाय और सेल का टोटल लगा लें तो बाय इज ग्रेटर देन सेल और ये क्लोजिंग पोजीशन ओवरबॉट हो जाता है बाय $84,000। तो आप इसे नोट कर लीजिए एंड दैट विल बी एंड ऑफ द एग्जाम्पल।